आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इसके पहले तक हम लोगों ने कम्प्लीटली अपने टॉपिक बहुत सारे टॉपिक को बेसिकली हम लोगों ने ख़त्म किया। पिछले वाले क्लास का यदि हम लोग बात करें तो बेसिकली हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। इसमें बेसिकली हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ज़्यादा डीपली बात करने वाले हैं और डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे तो आपको और ज़्यादा इसमें क्लियरिटी आ जाएगा। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको जान लेने चाहिए और जो कि आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था, क्योंकि क्लास 9th में रिप्रोडक्शन हमारा नहीं था तो क्लास 8 में हमारा एक चैप्टर हुआ करता था। हालांकि क्लास 8 में ना 2 चैप्टर हुआ करता था, एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन एनिमल और एक हुआ करता था रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यदि आपको याद आ रहा हो तो उसमें बेसिकली हम लोग ये पढ़ते थे कि एक हमारे जब हम लोग बचपन से लेकर बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे जीवन में ना एक एज आता है, उसको हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के चेंजेस आते हैं, तो उनके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें, फिर जाके हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम लोग जानते हैं कि आखिर प्यूबर्टी क्या होता है और प्यूबर्टी में किस किस प्रकार के चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों में। तो सबसे पहले प्यूबर्टी का मतलब होता है क्या, ये देखिए, दी एज एट विच द सेक्स हॉर्मोन्स यानी कि गैमेट्स, हॉर्मोन्स सेक्स हार्मोन बोलो, इसका मतलब सिंपल सा है गैमेट्स, begin to be produced and the boy and girl become capable to reproduce is called puberty। puberty का सिंपल सा मतलब है कि हमारे जीवन का वो एज, वो समय जब गर्ल और बॉय दोनों इस तरीके से अपने बॉडी को मतलब दोनों का बॉडी इस तरीके से डेवलप हो जाता है कि वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाते हैं, उसी एज को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। सिंपल सा मतलब आप इसको ऐसे समझिए, मतलब कि लड़का और लड़की यानी कि गर्ल और बॉय दोनों अपने जीवन में सबसे पहले उस समय में जब वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाए, उसी एज को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। और ये प्यूबर्टी का एज गर्ल्स में अलग है और बॉयज में अलग है। जैसे जनरली बॉयज अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स। इसका मतलब हो गया कि बॉयज में रिप्रोडक्शन जो है ना, यानी कि बॉयज रिप्रोडक्शन के लायक 13 to 14 ईयर्स के एज में हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि जब बॉयज का एज 13 से 14 ईयर्स हो जाता है तो उसके बॉडी में स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो चालू हो जाता है। ठीक है, आगे गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। लेकिन गर्ल्स में जो प्यूबर्टी है वो 10 से 12 साल के बीच में आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि गर्ल्स खास करके 10 से 12 साल के एज में एग का प्रोडक्शन चालू कर देती हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो सिंपल सा मतलब आप यहाँ पे, हालांकि ये पहले भी आप जानते थे क्लास 8 में, यहाँ पे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा। तो प्यूबर्टी का सिंपल सा मतलब है कि हमारे जीवन का वो एज गर्ल और बॉय दोनों में जहाँ पे कि वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाएगा, उसी एज को हम लोग कहेंगे प्यूबर्टी। और ये होता है लड़कों में, यानी कि बॉयज में होता है 13 से 14 ईयर्स और गर्ल्स में होता है 10 से 12 ईयर के बीच में ये चीज़ हो जाता है। इसका सिंपल सा मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि 13 से 14 साल के बीच में लड़के के बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन चालू हो जाता है और 10 से 12 साल के उम्र में गर्ल्स में खास करके एग का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, चेंजेस दैट आर कॉमन इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। अब देखो प्यूबर्टी के टाइम पे ना कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि गर्ल्स और बॉयज दोनों में कॉमन है, मतलब कि दोनों में वो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इंक्रीज इन वेट एंड हाइट एंड वेट जो भी बोल लीजिए आप, यानी कि चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों के हाइट बढ़ते हैं, दोनों के वेट बढ़ते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, ये दोनों में कॉमन है। यानी कि यहाँ पे हम लोग ऐसे 4-5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि दोनों में कॉमन होते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों में कॉमन होते हैं। फिर दोनों का सेपरेटली अलग अलग भी हम लोग बात करेंगे। तो हाइट का बढ़ना, फिर से आपका वेट का बढ़ना, ये दोनों में कॉमन होता है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। आगे मिल्क टीथ रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। अच्छा, जिसको हम लोग कहते हैं ना दांत का दूध, है ना, जो कि बचपन से हम लोग लेकर सॉरी बचपन से नहीं, जब हमारा जन्म होता है तो 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद हमारे माउथ में दांत आना चालू हो जाता है। फिर जब हमारा एज 8 साल 9 साल 10 साल का होता है तो वो दांत अपने आप टूटने लगता है, फिर नया नया दांत हमारा आने लगता है। तो ये गर्ल्स में भी होता है, ये बॉयज में भी होता है, तो दोनों में कॉमन है। आगे ग्रोइंग ऑफ थिक हेयर इन आर्मपिट्स एंड द जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइज। थाइज के बीच में और आपका आर्मपिट्स यानी कि कांख में, जिसको हम लोग अपने हिंदी में कहते हैं, यहाँ पे हेयर का ग्रो होना ये बहुत ही लाजमी है, गर्ल्स और बॉयज दोनों में होता है, ये दोनों में कॉमन है बेसिकली। उसके बाद ग्रोइंग ऑफ थीन हेयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स, पैर पर हाथ पर हेयर का ग्रो हो जाना, ये दोनों में नॉर्मल है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों में ये चीज़ें हैं। उसके बाद जेनिटल एरिया बिकम्स डार्कर इन कलर। जेनिटल एरियाज का मतलब हो गया थाइज के बीच का एरिया
बेसिकली कलर में डार्क हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, हल्का ब्लैक होता है, ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद स्किन बिकम्स ऑयली एंड पिंपल्स आर फ्रीक्वेंट, और ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन है, मतलब हर कोई इस समस्या से मतलब लड़ता है, ये कि जो पिंपल हो जाता है सबसे बड़ा एक समस्या। हालांकि मतलब मतलब जीवन में तो बहुत सारे समस्या है, लेकिन पिंपल एक बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो स्किन के ऊपर चिपचिपाहट थोड़ा सा हो जाना, ऑयली ऑयली टाइप का हमारा फेस, या फिर फेस के ऊपर पिंपल्स का आ जाना, ये दोनों में कॉमन होता है, चाहे वो बॉय हो या फिर चाहे गर्ल हो। तो यहाँ पे 4 और 5 और 6 पॉइंट हमने ऐसे पढ़े हैं जो कि चेंजेस तो हैं लेकिन दोनों में कॉमन है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। तो कई बार सीबीएसई ने ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हैं, वो ये बता मतलब ये क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए प्यूबर्टी के टाइम पे ऐसे कौन से चेंजेज हैं जो दोनों में कॉमन है, वो बॉयज और गर्ल्स दोनों में। तो इस प्रकार से आप कम से कम 5 याद रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजेज हैं जो कि केवल गर्ल्स में देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसे भी चेंजेज हैं जो कि केवल बॉयज में देखने को मिलेंगे। जैसे पहले हम लोग गर्ल्स का बात करते हैं। ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज। देखो, मेल में होता है चेस्ट और फीमेल में हम लोग कहते हैं उसको ब्रेस्ट। तो फीमेल में यानी कि बेसिकली गर्ल्स में ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करना। फिर से निप्पल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट बिगिंस टू डार्कर इन कलर। निप्पल का कलर डार्क हो जाना, ये गर्ल्स में आम बात है। मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम लोग अपने आम भाषा में मंथली पीरियड भी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट हो जाना, ये केवल गर्ल्स में होगा। उसके बाद हिप्स द हिप्स ब्रॉडन, हिप्स का ब्रॉडन होना, ये भी केवल गर्ल्स में है। यानी कि ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो कि केवल आपको गर्ल्स में देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर फेलोपियन ट्यूब्स, यूटरस एंड वजाइना इन लार्ज। अच्छा, यहाँ पे ना 3 अलग अलग टर्म अभी हमने इस्तेमाल किया, फेलोपियन ट्यूब्स, यूटरस और वेजाइना। ये तीनों का तीनों जो आपने यहाँ पे टर्म अभी देखा, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। जब हम लोग डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये तीनों चीज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप इसको याद रख सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूटरस हो गया और वजाइना हो गया, ये साइज में बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम तक ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। उसके बाद ओवरीज स्टार्ट टू रिलीज एग्स, ओवरीज में एग्स का फॉर्मेशन होना और ओवरीज से एग्स का बाहर निकलना, ओवरीज से, ये भी आम बात है गर्ल्स में। उसके बाद हाई पिच्ड वॉइस, यानी कि लड़कियों का जो वॉइस है, आप लोगों का जो खास करके गर्ल्स का जो वॉइस है वो थोड़ा सा तीखा होता है। तीखा का मतलब हो गया थोड़ा सा, क्या कह सकते हो उसको, श्रील होता है। श्रील मतलब ज़्यादा क्रैकिंग साउंड नहीं होगा, बहुत ही सुरीला होगा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे कुछ चेंजेज है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 चेंजेज हमने पढ़े। तो कम से कम यदि आपको 5 भी याद रहता है और एग्जाम में आए, लिख दीजिएगा, तो बहुत अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत अच्छा नहीं बल्कि पूरा नंबर मिल जाएगा यदि आ जाए एग्जाम में, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये ऐसे कुछ चेंजेस थे जो कि केवल और केवल गर्ल्स में देखने को मिलेंगे। अब ऐसे भी कुछ चेंजेस हैं जो कि केवल और केवल बॉयज में देखने को मिलते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। ग्रोइंग ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड, दाढ़ी मूछ का आना, ये तो आम बात है लड़कों में खास करके। उसके बाद लो पिच्ड वॉइस और क्रैकिंग वॉइस, यानी कि वॉइस का थोड़ा सा घरघराहटपन के साथ निकलना, जैसे हम लोगों का आवाज है, जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए एक भीड़ है, सपोज कीजिए कि 1000 लोगों का भीड़ है, और उसमें यदि कोई महिला कुछ बोले बहुत ही जोर से, तो उसके आवाज में ना पता चल जाता है कि हाँ कोई एक महिला बोल रही है। या फिर यदि कोई एक मेल बोलेगा ना, पता चल जाएगा कि उसकी आवाज से मतलब पता चल जाएगा कि कोई एक मेल बोल रहा है। मतलब मेल और फीमेल दोनों की आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से हम लोग आराम से डिफरेंस कर पाते हैं कि कौन बोल रहा है, एक महिला बोल रही है या एक पुरुष बोल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो वॉइस में क्या है, थोड़ा सा जो हमारा वॉइस होता है वो क्रैकिंग वॉइस होता है। उसके बाद ब्रॉडनिंग ऑफ सोल्जर मतलब कंधा का थोड़ा सा चौला हो जाना। उसके बाद पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्जर, पेनिस और टेस्टिस का थोड़ा सा लार्ज हो जाना, ये भी हम लोग पढ़ेंगे अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा। उसके बाद टेस्टिस स्टार्ट्स टू मेक स्पर्म्स, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना टेस्टिस के अंदर, ये केवल बॉयज के अंदर होगा। उसके बाद इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग डे ड्रीम्स और नाइट ड्रीम्स, यानी कि पेनिस का इरेक्ट हो जाना, ये भी हमारा कॉमन चेंजेज है जो कि बॉयज में केवल देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे चेंजेज हम लोगों ने पढ़े जो कि बॉयज में अलग है, गर्ल्स में अलग है, और कुछ ऐसे भी चेंजेस थे जो कि दोनों में कॉमन थे। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया, और यदि एग्जाम में आए तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला हम लोग डिस्कस करेंगे अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ से हमारा आज का मेन क्लास चालू हो रहा है। हालांकि क्लास तो चालू हो चुका है, लेकिन जो दम वाला टॉपिक है ना, मतलब जिसमें आपको समझना है बहुत ही ध्यान से, वो आपका यहाँ से चालू होता है। टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे। इसके लिए ना आपके सामने हम डायग्राम लेकर आते हैं, तब ज़्यादा आप इसको बेहतर तरीके से रिलेट करके समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका डायग्राम, कल शेप का होता है बेसिकली। तो 2 टेस्टिस होते हैं। आगे, टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा आप, मेल में
हालांकि रिप्रोडक्टिव पार्ट तो ये सारा हमारा है, जितना भी आपने पढ़ा ऑर्गेन, ये सब हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है मेल का। लेकिन इनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है वो कौन सा है? वो है आपका टेस्टिस, याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग टेस्टिस को क्या कहते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, कई बार पूछा गया सीबीएसई में कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हमारा कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर जो जिसको हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं, तो वो होगा हमारा टेस्टिस। अच्छा, इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पता है? यानी कि इसको हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी में हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए हम टेस्टिस को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन्स विच लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। एक बात ना, यहाँ पे जो आप ये जो स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा, ये वाला पॉइंट, इसमें दो तीन प्रकार का सवाल निकल सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, ये जो हमारा पूरा का पूरा टेस्टिस होता है ना, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब हो गया कि हमारा जो ये पूरा पेट है ना, पेट के अंदर ये नहीं होता है, पेट के ये बाहर होता है। मतलब ये हो गया कि हमारे बॉडी से ये अलग होता है, हमारे बॉडी के बाहर होता है। तो एब्डोमिनल कैविटी का मतलब है कि हमारे पेट से, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ये नहीं होता, हमारे बॉडी के बाहर होता है। पहला बात, यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ टेस्टिस कहाँ पे लाई करता है, तो ऑब्वियस ही बात है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई करता है, आउटसाइड। अच्छा, एक बात और, हमारे द्वारा मतलब नेचर के द्वारा ना इसको इतना बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया ह्यूमन बीइंग का बॉडी, खास करके मेल का, मतलब हालांकि सभी का डिजाइन अच्छी तरीके से किया गया है, लेकिन इसमें ना बहुत ही इसको सोच समझ के डिजाइन किया गया नेचर के द्वारा, ये कि हमारा टेस्टिस हमारे बॉडी के बाहर इसलिए होता है क्योंकि टेस्टिस में किस चीज का फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का। और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए बहुत ही कम, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से बहुत ही कम चाहिए। जैसे हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ना 36-37 डिग्री सेल्सियस रहता है। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए नहीं चाहिए। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए ये जो हमारा टेस्टिस है, ये हमारे बॉडी के बाहर लाई करता है। तो यहाँ पे ना दो सवाल बन सकता है। कोई पूछे कि बताइए हमारा टेस्टिस कहाँ पे लाई करता है, तो ऑब्वियस बात है आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के बिल्कुल बाहर। तो सिंपल सा मतलब समझो कि हमारे बॉडी के बाहर, ठीक है। दूसरा बात बोलेगा कि ऐसा क्यों है, ये हमारे बॉडी से बाहर लाई क्यों करता है? तो इसलिए करता है क्योंकि यदि हमारी ये बॉडी के अंदर होता तो उसको टेम्परेचर मिलता 36 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए सही नहीं है। इसीलिए यानी कि टेस्टिस में हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन आराम से हो सके, इसीलिए वो हमारे बॉडी से वो बाहर लाई करता है, कोई दिक्कत नहीं। और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 36-37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं चाहिए, बल्कि उसको बहुत ही कम चाहिए, बहुत ही कम चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? तो वही इसमें लिखा था कि टेस्टिस आर दी ओवल शेप्ड। ओवल शेप्ड का होता है, ओवल शेप्ड मतलब आप कह सकते हो अंडे के जैसा, जो हम लोग अंडा खाते हैं ना, उस प्रकार का होता है। विच लाई आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बिल्कुल बाहर होता है। इन दिस स्क्रोटम, ये जो आप स्क्रोटम देख रहे होगे, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है हमारा, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर में ही हमारा टेस्टिस लाई करता है, लेकिन बॉडी के बाहर। बिकॉज, क्यों? बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी से बाहर इसलिए लाई करता है क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 36-37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इतना टेम्परेचर स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए नहीं चाहिए। मुश्किल से उसको ना, जहां तक हमको याद आ पा रहा है, 5 डिग्री 6 डिग्री के आसपास उसको सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, तभी जाके हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू मेक स्पर्म्स एंड मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। अब देखो, ये जो टेस्टिस का फंक्शन है, आपको अब तो आपको आराम से पता चल गया कि टेस्टिस का फंक्शन क्या है। टेस्टिस का फंक्शन है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, यानी कि स्पर्म बनाना, पहला बात। और दूसरा बात सेक्स हार्मोन, जो कि हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा था। अच्छा बताइए, मेल के अंदर सेक्स हार्मोन का नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा इस बात को। तो टेस्टोस्टेरोन हमारा एक सेक्स हार्मोन है, वो भी हमारा टेस्टिस ही बनाता है, और स्पर्म भी हमारा टेस्टिस ही बनाएगा। यही हमारा टेस्टिस का फंक्शन है। आगे बढ़े फिर हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। The sperms formed in the testes come out and go into a long tube called vas deferens which joins the another tube called urethra coming from the bladder। अब देखो, बहुत ही आप अपने डायग्राम को ध्यान से देख पाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा पहले स्क्रोटम है, यानी कि थैले जैसा स्ट्रक्चर, हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमारा लाई कर रहा है टेस्टिस।
टेस्टिस के अंदर क्या बन रहा है आपका, दो चीज बन रहा है। चलो सेक्स हार्मोन को छोड़ दो, बाद में हम लोग उसको पढ़ेंगे कभी टाइम मिलेगा तो। पहले आप समझो यहाँ पे हमारा बन रहा है स्पर्म। अब चूंकि भाई टेस्टिस में हमारा स्पर्म बन रहा है तो उसको बॉडी से बाहर भी तो निकलना पड़ेगा। तो बॉडी से बाहर निकलने के लिए, जो बॉडी से बाहर निकलेगा स्पर्म, उसको आगे लेकर जाने के लिए हमारे पास एक ट्यूब है। उस ट्यूब का नाम क्या है, वास डिफरेंस। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि टेस्टिस में जो हमारा स्पर्म फॉर्म होता है उस स्पर्म को बाहर लेके जाने का काम किसका है, वास डिफरेंस का है। और यदि वास डिफरेंस को आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ से कनेक्टेड है, ऐसे नीचे आया है, फिर इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ऐसे होते होते फिर यहाँ पे आया, और ये ऐसे आते आते और फिर ये जाके हमारा यूरेथ्रा के साथ ज्वाइन कर जाता है। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे होगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, इसके अंदर हम लोगों को अभी भी बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन यहाँ तक अभी आप ये समझ चुके हैं कि टेस्टिस के अंदर जो हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उसको बाहर लेके जाने का काम किसका है, वास डिफरेंस का है, जो कि हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। Along the path of vas deferens, the glands called seminal vesicles and prostate gland and their secretions, add their secretions to sperm so that the sperms are now in a liquid which makes their transport easier। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। जब टेस्टिस में हमारा स्पर्म फॉर्म होता है, स्पर्म से हमारा मतलब कि स्पर्म हमारा जब वास डिफरेंस के थ्रू बाहर निकलता है, तो ये जो हमारा वास डिफरेंस ट्यूब जा रहा है ऐसे ऐसे होते होते होते, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, दो ग्लैंड आपके पास, एक है सेमिनल वेसिकल, ठीक है, और एक है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी कि जब हमारा वास डिफरेंस से स्पर्म इस तरीके से आता है, इसे नीचे नीचे आते आते यहाँ तक आ जाता है, तो उस स्पर्म में ना दो ग्लैंड अपना अलग अलग अमाउंट को ऐड करते हैं। मतलब ये हो गया कि स्पर्म में सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों अपना कुछ ना कुछ मात्रा ऐड करता है। और वो क्या होता है बेसिकली पता है, वो बेसिकली कुछ ऐसा मिला देते हैं स्पर्म में कि स्पर्म हमारा क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। लिक्विड का मतलब हो गया कि वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, लिक्विड का जैसा हो जाता है। इसलिए होता है ताकि उसको बॉडी से बाहर निकलने में आसानी हो, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन उसका क्या हो जाए, ईजी हो जाए। देखो कोई भी चीज़ ना जब लिक्विड के फॉर्म में होता है ना तो ईजी होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना। इसीलिए जब हमारा स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकलता है, वास डिफरेंस में आता है, इसे आते आते जब यहाँ पे आता है तो उसी स्पर्म में दो ग्लैंड हमारे पास है जो कि अपना सेक्रेशन या फिर अपना कुछ अमाउंट लिक्विड मिला देता है, किसमें, स्पर्म में। इसीलिए हमारा स्पर्म क्या हो जाता है, बिल्कुल लिक्विड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। और वो दो ग्लैंड हमारा कौन कौन सा होगा, सेमिनल वेसिकल और ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि लिक्विड मिलाने का काम करेगा स्पर्म में। लेकिन क्या ये लिक्विड केवल है, नहीं, वो लिक्विड अपने आप में बहुत सारे न्यूट्रिएंट को अपने पास रखता है। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ेंगे हम लोग। ऑल्सो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म, यानी कि स्पर्म को ये दोनों ग्लैंड लिक्विड तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही साथ वो उस लिक्विड के रूप में इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तो बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा कि जो हमारा स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकल के वास डिफरेंस से होते होते यहाँ पे आता है, उस स्पर्म में हमारा सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, दो ऐसे ग्लैंड है या फिर ऑर्गन है जो कि अपना लिक्विडपन दे देता है स्पर्म को। इसीलिए स्पर्म हमारा लिक्विड हो जाता है और वो न्यूट्रिशन भी अपना उसको देता है स्पर्म को विदाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इस तरीके से यूरेथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म्स एंड यूरिन। और लास्ट में आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा यूरेथ्रा है, इसी रास्ते से हमारा बॉडी से बाहर स्पर्म भी निकलता है और यूरिन यानी कि टॉयलेट भी आपका इसी रास्ते से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो आप ये ब्लैडर देख रहे हो, ब्लैडर ऊपर में, ये ब्लैडर याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था अपने चैप्टर लाइफ प्रोसेस में। ये ब्लैडर क्या करता था, यूरिन को इकट्ठा करता था। याद आ रहा है कुछ आपको? यानी कि ये ब्लैडर बेसिकली यूरिन को इकट्ठा करता था और वो यूरिन हमारा उसी रास्ते से बाहर निकलेगा जिस रास्ते से हमारा स्पर्म बाहर निकलता है। इसका मतलब आप यहाँ पे ये समझ चुके हैं कि स्पर्म और यूरिन दोनों के बाहर निकलने के लिए मेल में जो रास्ता होता है वो सेम होता है, एक होता है। ठीक ना, याद वो हमारा रास्ता कौन सा है, यूरेथ्रा। इस बात को याद रखेंगे, यानी कि यूरेथ्रा ही के थ्रू स्पर्म भी बाहर निकलता है बॉडी के और हमारा यूरिन भी। आगे, यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म्स टू एन ऑर्गन कॉल्ड पेनिस विच ओपन्स आउटसाइड द बॉडी। यानी कि बेसिकली यूरेथ्रा के थ्रू हमारा स्पर्म या फिर यूरिन दोनों आता है किसके पास, पेनिस के पास। ये आप पेनिस आपके सामने दिख रहा है, इस तरीके से हमारे बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद द पेनिस पासेस द स्पर्म्स फ्रॉम द मैन्स बॉडी इनटू वजाइना इन द वुमेन्स बॉडी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि पेनिस के थ्रू ही हमारा फिर वजाइना में यानी कि फीमेल के वजाइना में स्पर्म हमारा ट्रांसफर होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, जब हम लोगों का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चालू होता है। तो इस तरीके से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें?
इस तरीके से आपको समझ में आ गया। मतलब सिंपल सा देखो, यदि आपको कोई बोले ना चलो आपको बहुत कुछ याद नहीं भी है, छोड़ो उसको, बस आप डायग्राम को देखकर इसके सारे फंक्शन को डिस्क्राइब कर दो तो आराम से किया जा सकता है। एक लाइन में बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक बार दोबारा आपको बता देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि मेल के पास 2 टेस्टिस होते हैं और ये टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई करता है, यानी कि हमारे बॉडी से ये बाहर होता है। बाहर इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, लेकिन हमारे टेस्टिस में बनता है स्पर्म, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए, उसको बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए इस टेस्टिस हमारे बॉडी से बाहर लाई करता है। और टेस्टिस जो है वो हमारे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैले जैसे में स्ट्रक्चर में हमारा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। और जो स्पर्म हमारा बनता है टेस्टिस के अंदर, उसको बाहर लेके आने का काम किसका है? वास्ट डिफरेंस का। तो वास्ट डिफरेंस बेसिकली हमारा एक ट्यूब है, तो उस ट्यूब से हमारा स्पर्म बाहर निकलता है और जब यहाँ पे आता है तो उस स्पर्म में सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों अपना लिक्विड मिला देते हैं, यानी कि थोड़ा सा पानी जैसा पन कुछ मिलाते हैं और वो बेसिकली लिक्विड के तौर पे आपका न्यूट्रिशन होता है, तो वो बेसिकली मिला देते हैं, तो आपका लिक्विड यानी कि जो आपका स्पर्म है पूरी तरीके से वो लिक्विड हो जाता है। इसके लिए इसका मतलब ये हो गया कि उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको इजी मिलेगा रास्ता, यानी कि उसके लिए आसान हो गया, पहला बात। दूसरा बात ये हो गया कि वो न्यूट्रिशन भी उसमें मिला देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जो यूरेथ्रा है, इसी रास्ते से यूरिन और स्पर्म दोनों पास होता है, यानी कि सिंगल पैसेज होता है आपका, कोई दिक्कत है इसमें? इस तरीके से आपका ये पूरा समझ में आ गया। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको, हालांकि ये कई बार पूछा जा सकता है, नोट करने वाली ये बात है कि इन मेल टेस्टिस मेक स्पर्म्स फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स थ्रू आउट हिज लाइफ। एक बात को ध्यान रखिएगा इस बात को कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी के टाइम से लेकर जीवन भर होता रहता है। इस बात को क्या ध्यान रखेंगे कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी के एज से लेकर यानी कि 13 से 14 साल की उम्र से जो स्पर्म बनना शुरू होता है वो बुढ़ापे तक बनता रहता है। ये एक नोट करने वाली बात है, पहला। दूसरा ये है कि इन मेल देयर इज ओनली वन ओपनिंग फॉर द यूरिन एंड स्पर्म टू पास आउट ऑफ द बॉडी। मेल में एक ही ओपनिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा, और उसी रास्ते से मेल और स्पर्म दोनों हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन यही दोनों पॉइंट जो आपने यहाँ पे नोट में पढ़ा, यही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग हो जाता है बिल्कुल, या वो वहाँ पे वो डिफरेंट हो जाता है, तो उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक के क्लास में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस किया और प्यूबर्टी वाला जो हमारा टॉपिक था उसको हमने कवर किया। अगला क्लास होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, आज हम लोगों को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखा जाए इसमें होता क्या है, बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, यानी कि जिस तरीके से हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसमें भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि केवल फीमेल में होंगे, जैसे आपका ओवरीज हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया। याद रखिएगा फेलोपियन ट्यूब को ही हम लोग ओविडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब बोले या फिर ओविडक्ट बोले, बात आपको सेम समझना है। यूट्रस को ही हम लोग वॉम्ब कहते हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। यदि किसी के पास पेंसिल है तो अपने बुक में आप लिख लीजिए वहीं पे, यूट्रस को ही हम लोग वॉम्ब कहते हैं, WOMB। उसके बाद सर्विक्स है, उसके बाद फिर आपका वजाइना है, यानी कि ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूटरस, सर्विक्स और वजाइना, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि केवल फीमेल में देखने को मिलेंगे।
अब इन सभी के फंक्शन के बारे में, परफॉर्म किस तरीके से इन सभी का फंक्शन क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अ वुमन हैज 2 ओवरीज, ओवरीज यहाँ पे कर लीजिएगा, ओ छूट गया है। वुमन हैज 2 ओवरीज, यानी कि जिस तरीके से मेल में 2 टेस्टिस था उसी प्रकार से फीमेल में भी हमारा 2 ओवरीज होता है, एक ये आपका हो गया और एक आपका इधर हो गया। उसके बाद ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल। अच्छा बताइए, मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन था? टेस्टिस। तो फीमेल में कौन होंगे? ओवरीज। पता है क्यों? क्योंकि ओवरीज में फॉर्मेशन होता है एग्स का, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। तो मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था हमारा टेस्टिस, और फीमेल में हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा ओवरीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओवरीज आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन्स विच आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ अ वुमन नियर द किडनी, यानी कि ओवरीज जो है ये भी हमारे ओवल शेप्ड का ही होता है, लेकिन सबसे बड़ा बात इसमें ये है कि ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर होता है, लगभग किडनी के ये आसपास होता है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो किडनी है उसके आसपास ही आपका ये होता है। आगे बढ़ते हैं। The function of ovaries is to make eggs and female sex hormone called estrogen and progesterone. प्रोजेस्ट्रॉन, सॉरी माय मिस्टेक, इसको हम उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, प्रोजेस्ट्रॉन। तो ओवरीज का फंक्शन क्या है? एग्स का फॉर्मेशन करना, पहला बात, और दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको हम लोग एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन ओवरीज का। आगे बढ़ते हैं। 1 egg is produced every month by one of the ovaries, यानी कि हर मंथ आपके पास 2 ओवरीज है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो हर मंथ दोनों ओवरीज में से कोई एक ओवरी हर मंथ एक, यानी कि 1 एग हर महीने प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत ही ध्यान समझिएगा। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना समझना बहुत आसान है क्योंकि वो बहुत ही सिंपल भी है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा समझना मुश्किल नहीं है, ये नहीं कह सकते कि मुश्किल है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और डायग्राम को भी लगातार देखते रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ओवरीज का फंक्शन आपने देखा कि ये एक का फॉर्मेशन करना है पहला, और इनका जो सेक्स सेल बेसिकली सेक्स हार्मोन जो है वो भी ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद आपने फिर ये इसमें ये देखा कि 2 ओवरीज हमारे पास है, इन दोनों में से कोई एक ओवरी हर मंथ 1 एग प्रोड्यूस करते हैं, हर मंथ, ठीक है। आगे The egg formed in ovaries come out and go into a long tube called fallopian tube. अब यहाँ पे जो हमारा ओवरी है इससे जो हमारा एग रिलीज होगा वो रिलीज होके एग हमारा कहाँ चला जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। डायग्राम को आप देखते चलिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा ओवरी है, यहाँ पे जो हमारा एग प्रोड्यूस होगा वो एग ट्रांसफर होके हमारा कहाँ चला जाएगा? रिलीज होने के बाद ओविडक्ट या फिर आप जो भी बोलो फेलोपियन ट्यूब, उसमें हमारा ये ट्रांसफर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। The fertilization of egg by a sperm takes place in the fallopian tube. अब देखो हमारा एग और स्पर्म दोनों का आपस में मिलना, यानी कि दोनों आपस में जब फ्यूज करेंगे वो कहाँ पे करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में ही करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कई बार सवाल ये पूछा गया है एमसीक्यू में कि फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म का और एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो ऑब्वियस ये बात है फेलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन का मतलब आप समझ लीजिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एग और स्पर्म दोनों का आपस में मिलना, सिंपल सा बात है, ठीक है। आगे तो ये कहाँ पे होगा? फेलोपियन ट्यूब में ही होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। द 2 फेलोपियन ट्यूब्स कनेक्ट टू अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड यूटरस। अब ध्यान से आप देखोगे तो इधर भी आपका एक फेलोपियन ट्यूब है और इस वाले ओवरी के ऊपर भी आपका एक फेलोपियन ट्यूब है। तो दोनों फेलोपियन ट्यूब, इधर से ये वाला और इधर से आपका ये वाला, दोनों एक जगह पर आकर ये हमारा ओपन हो जाता है। एक अच्छा सा स्पेस हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा, उसी स्पेस को हम लोग कहते हैं यूटरस, ठीक है। यानी कि दोनों फेलोपियन ट्यूब जहाँ पे आके ओपन हो गया, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, वही हो गया आपका यूटरस। आगे बढ़ते हैं। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग इनटू अ बेबी टेक्स प्लेस इन द यूटरस, यानी कि जब हमारा एग स्पर्म के साथ मिलेगा तो हमारा वो फर्टिलाइजेशन कहला गया, पहला बात। और जैसे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वैसे बेबी का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। और बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? यूटरस के अंदर होता है। ये जो आप इतना बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, स्पेस जो खाली आपको दिख रहा है व्हाइट वाला, यही आपका यूटरस है। और यहीं पे एक बेबी का डेवलपमेंट होता है माँ के कोख में, जिसको हम लोग बेसिकली अपने आम भाषा में कहते हैं, और वो 9 महीने तक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ देखो, इसमें ना पॉइंट बहुत सारे हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, इसीलिए हमने आपको कहा
कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा समझना आपको टाइम लेता है, लेकिन आप यदि आप इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे तो फिर आप इसको जल्दी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन यूटरस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड इनटू अ जाइगोट एंड देन जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो एंड फाइनली एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ बेबी। देखो यहाँ पे ना प्रोसेस बताया गया बेसिकली आपको बेबी के डेवलपमेंट का। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि स्पर्म का एग के साथ फर्टिलाइजेशन होना, वो कहाँ पे होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा, पहला बात। अब जैसे ही वो हमारा फर्टिलाइज हो गया, यानी कि एग स्पर्म के साथ मिल गया, वो एग स्पर्म के साथ मिल गया, वो धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते कहाँ पे आएगा? यूटरस में आएगा। ठीक है, और वो एग यूटरस के वॉल के साथ चिपक जाता है। बहुत ध्यान समझिए इसको, यानी कि स्पर्म का एग के साथ मिलना ही हमारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन, पहला बात। और जैसे फर्टिलाइजेशन हमारा हो गया, वो एग हमारा लुढ़कते लुढ़कते आएगा यूटरस के, जो आप ये वॉल देख रहे हैं बेसिकली इस साइड और इस साइड, यहाँ पे जाके वो एग हमारा बेसिकली चिपक जाता है। और चिपकने के बाद वहाँ से हमारे बेबी का डेवलपमेंट चालू होता है। तो बेबी के डेवलपमेंट में जो सबसे पहला स्टेज होता है उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट, यानी कि बेबी का डेवलपमेंट होगा तो सबसे पहला जो स्टेज हो गया हमारा बेबी के डेवलपमेंट का, उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, यानी कि बेबी थोड़ा सा हमारा और बड़ा हो गया, उसको हम लोग कह देते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, और एम्ब्रियो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है ना, उसको हम लोग फोइटस कहते हैं। हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में फोइटस के बारे में जिक्र नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, समझिए बहुत ध्यान से इसको। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सबसे पहला जो स्टेज है बेबी के डेवलपमेंट का, उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। उसके बाद हमारा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद हमारा एक और स्टेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोइटस। और फोइटस में क्या होता है ना, बेबी का हाथ, पैर, नाक, कान, गाल, मुंह, ये सब चीज आ चुका होता है। और फोइटस के बाद एक्चुअली में जाके हमारे 9 महीने के बाद एक बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, और फिर 9 महीने के बाद उनका जन्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा चलता है। तो यदि आपसे पूछे कोई कि बताइए बेबी के डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेज है, तो बहुत ही सिंपल सा है। पहला तो फर्टिलाइजेशन, यानी कि एग का स्पर्म के साथ मिलना जरूरी है, तभी बेबी का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो पहला फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा वो जो एग है लुढ़कते लुढ़कते आएगा यूट्रस के वॉल के साथ चिपक जाएगा। चिपकने के बाद बेबी का जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे चालू हो जाएगा, और सबसे पहला स्टेज को हम लोग कहते हैं जाइगोट। थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, उसको हम लोग कह देंगे एम्ब्रियो। वो और बड़ा हो जाएगा, उसको हम लोग कह देंगे फोइटस। फोइटस में बेबी का बेसिकली हाथ पर ये सब चीज आ चुका होता है। ठीक है, और फोइटस के बाद एक्चुअली में 9 महीने के बाद हमारे बेबी का डेवलपमेंट होकर उनका जन्म हो जाता है। इस तरीके से बेबी का डेवलपमेंट पूरी तरीके से होता है। लेकिन ये पूरा डेवलपमेंट कहाँ पे होगा बताइए जल्दी? यूटरस में होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे The lining of uterus is richly supplied with blood to nourish the growing embryo। यानी कि ये जो आप यूटरस का वॉल देख रहे हैं ना, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी होता है, क्योंकि बेबी के डेवलपमेंट के लिए ऐसा ही कंडीशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप खुद सोचो ना, जब एक नया बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग उसको कितना केयर करते हैं, यानी कि उनका जन्म हो चुका है, जन्म होने के बाद हम उनका उतना केयर करते हैं। उनके गालों पे अच्छे से पाउडर लगाना, उसको अच्छे तरीके से नहाना उसको, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको नरिश करना। जब जन्म हो जाता है तब तो आप खुद सोचो कि जब अभी तक वो अपने माँ के कोख में है, यानी कि यूट्रस में है, तो सोचो उसको कितना ज़्यादा केयर का जरूरत पड़ता होगा वहाँ पे। इसीलिए उनके डेवलपमेंट के लिए जो यूट्रस का वॉल है ये बहुत ही ज़्यादा स्पंजी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसीलिए वहाँ पे हमारे बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। इसीलिए ना कहा जाता है कि जब महिलाएं जब प्रेग्नेंट रहती हैं तो क्या कहा जाता है कि आप कोई भारी काम मत करो, किसी से जल्दी कोई हड़बड़ी में काम मत करो, या फिर हो सकता है कि कहीं पे आप टकरा जाओ तो आपके बेसिकली आपके बच्चों पे असर पड़ सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट बहुत ही नाजुक तरीके से हो रहा होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको बहुत ही एकदम मतलब क्या कह सकते हैं उसको हिंदी भाषा में फूक फूक के कदम रखना पड़ता है हर चीज़ों पे। वॉशरूम जाना है तो बहुत ही मतलब ऐसा चप्पल पहन के नहीं जाना जो कि फिसल जाए, बहुत मतलब केयर रखा जाता है इस चीज़ को लेकर। आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेसिकली यूट्रस का जो ये लाइनिंग होता है ये बहुत ही सॉफ्ट के साथ साथ बहुत ही हमारा स्पंजी होता है, और ये पूरी तरीके से ब्लड से बड़ा होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है बेसिकली, तभी जाके बेबी का एक कंप्लीट और एक हेल्दी डेवलपमेंट वहाँ पे हो पाता है। आगे the uterus is connected through a narrow opening called cervix to another tube called vagina which opens to the outside of the body। तो बहुत ध्यान से इसको समझिए। ये जो आप यूट्रस देख रहे हो, यूट्रस के बाद नीचे आपका सर्विक्स है, सर्विक्स के बाद नीचे आपका ये वजाइना है, और ये जो वजाइना है आपका ये बॉडी के साथ ये हमारा आउटसाइड मतलब कि बॉडी का ये ओपनिंग पार्ट है। जैसे बताइए, चलो एक ना कॉमन सवाल आपसे पूछते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओपनिंग यानी कि बॉडी के साथ जो हमारा ओपन हो जाता है वो कौन सा एरिया है हमारा? यूरेथ्रा,
सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन सा ऑर्गन है जो कि आउट मतलब कि ओपनिंग बॉडी के बाहर ओपन होता है? सिंपल सी बात है, वजाइना। ठीक है, ये भी एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा यूट्रस, ये आपका सर्विक्स और ये आपका वजाइना। आगे बढ़ते हैं। वजाइना रिसीव्स द पेनिस फॉर पुटिंग स्पर्म्स इनटू द वुमेन्स बॉडी, यानी कि वुमेन्स बॉडी में, यानी कि बेसिकली यूट्रस में हमारा स्पर्म तभी आ पाएगा, यानी कि इस वजाइना के रास्ते से ही हमारा स्पर्म अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं। वजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनल because it is through this passage that the baby is born after the completion of development inside the uterus of the mother। अच्छा, वजाइना को ना हम लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, वजाइना को हम लोग बर्थ कैनल भी कहते हैं। ये जो वजाइना आप देख रहे हो, इस वजाइना को हम लोग बर्थ कैनल के नाम से भी जानते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद 9 महीने के बाद बेबी का जो बाहर आना होगा वो इसी रास्ते से होता है। कैनल का मतलब सिंपल से क्या होता है? नहर। नहर का मतलब जिसे पानी हमारा पास होता है, आम भाषा में जो हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे बर्थ कैनल का मतलब हो गया जिस रास्ते से बेबी का जन्म होगा, इसीलिए हम लोग वजाइना को बर्थ कैनल के नाम से भी जानते हैं। यदि एग्जाम में आ जाए वजाइना इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो क्या लिखेंगे? बर्थ कैनल के नाम से जानते हैं इसीलिए। ठीक है, आगे हाँ, ये हो गया हमारा। उसके बाद द एम्ब्रियो इन द यूटरस गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। अच्छा, अब ना यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको और विशेष जानकारी देना चाहेंगे कि आखिर कंप्लीट डेवलपमेंट एक बेबी का कैसे होता है यूटरस के अंदर। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है देखो, अभी तक आपको पता है कि बेबी का जो डेवलपमेंट है वो यूटरस में होता है, ऑब्वियस बात है। लेकिन एक्चुअली में बेबी का डेवलपमेंट होता कहाँ पे? यूटरस के वॉल में होता है, यानी कि जो कि बिल्कुल ही सॉफ्ट और स्पंजी होता है। तो ये जो है ना बेसिकली मदर का यूटरस कनेक्टेड होता है बच्चों के नाभि से। नाभि जो आप जानते हैं बेसिकली, अच्छा आपने कभी देखा है बकरी का छोटा सा बच्चा? आपने देखा है? नहीं देखा होगा। मतलब जब वो बकरी का बच्चा पैदा होता है ना, तो उनके नाभि को बेसिकली काटा जाता है। बच्चे का देखिए ना, बस वही चीज है। तो यहाँ पे होता क्या है ना, बहुत ही इसको सिंपल सा तरीके से ऐसे समझिए कि मदर का जो ये यूटरस है, ये यूटरस बच्चे के नाभि से कनेक्टेड होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि पाइप जैसा हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लासेंटा। ठीक है, और ये प्लासेंटा ना बाद में काट दिया जाता है जब बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसका मतलब हो गया कि मदर के यूटरस में जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो मदर का यूटरस और बेबी का बॉडी वो कनेक्टेड होता है मात्र एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, पाइपलाइन स्ट्रक्चर जैसा हमारा होता है वो, उसको हम लोग कहते हैं प्लासेंटा। ठीक है, अब इस प्लासेंटा का ना वर्क आप समझो, इसका फंक्शन समझो क्या होता है। प्लासेंटा इज एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटरस, यानी कि जो प्लासेंटा है वो किसके अंदर धसा हुआ रहता है? यूटरस के अंदर में धसा हुआ रहता है, और वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा किससे? बेबी के नाभि से। ठीक है, आगे प्लासेंटा कंटेन्स विली, विली का मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमारी जो उंगली है ना उस प्रकार का, which provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo। अच्छा एक बात बताइए आप, हमारे जैसे महिलाओं के यूट्रस में जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात हो एक लिविंग बीइंग है। ठीक है, जब लिविंग बीइंग है तो क्या उसको खाना नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो चूंकि भाई उसका भी जन्म भी नहीं हुआ है तो वो खा नहीं सकता है, तो उसके बॉडी के अंदर यानी कि बेबी के बॉडी के अंदर भोजन का जाना, भोजन मतलब यहाँ पे ग्लूकोज कहेंगे हम सिंपल सा, तो ग्लूकोज का जाना, ग्लूकोज मतलब सिंपल सा न्यूट्रिशन, तो ग्लूकोज का जाना, पानी का जाना, फिर से ऑक्सीजन का जाना, ये सब जाता है हमारे प्लासेंटा के थ्रू। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि मदर का जो यूट्रस है उससे जो हमारा प्लासेंटा कनेक्टेड रहता है बेबी के नाभि से, उसी प्लासेंटा के थ्रू मदर के बॉडी से बेबी के बॉडी में ग्लूकोज का जाना, ऑक्सीजन का जाना, वाटर का जाना, ये सब चीज़ ट्रांसफर होता रहता है, और उस तरीके से हमारे बेबी का एक कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। तो प्लासेंटा एक बहुत बड़ा रोल हमारा प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सबस्टेंसेस व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लासेंटा। अब ऑब्वियस बात है, बेबी जब खाना खा रहा है, खाना मतलब जब वो न्यूट्रिशन ले रहा है, हवा ले रहा है, पानी ले रहा है, तो ऑब्वियस बात है वो वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट करेगा। तो भोजन यानी कि खाना, पानी, हवा सब गया मदर के बॉडी से बेबी के बॉडी में प्लासेंटा के थ्रू। तो बेबी जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करेगा वो भी किसके थ्रू आएगा? प्लासेंटा के थ्रू आएगा। किसके अंदर? मदर के बॉडी के अंदर जाता है, वो भी बेसिकली ब्लड के रूप में वो आता है। ठीक है, आगे उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स
बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स, यानी किसी तरीके से बेबी का डेवलपमेंट होता रहता है और वो लगभग 9 महीने टाइम लेता है एक हेल्दी डेवलपमेंट में, ठीक है। आगे, द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटरस, यानी कि जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये जो यूटरस का साइज है ना, ये ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, और इंक्रीज करने के बाद यानी कि जब बेबी का 9 महीना पूरा जाता है, जब उनका जन्म हो जाता है, तो फिर वही जो हमारा यूटरस एक्सपैंड हो गया था वही फिर दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे बेबी का एक कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए, इस तरीके से हमारा ये चीज़ था, तो ये आपको ये समझ में आ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, इसमें भी 2 बातें हैं जो कि आपको नोट करना है, जो आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी नोट किया था, इसमें भी आपको नोट करना है। वो क्या क्या नोट करना है, देखिए, इन फीमेल ओवरीज मेक्स एग्स फ्रॉम प्यूबर्टी टू द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। देखो, मेल में क्या था, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी से लेकर बुढ़ापे तक होता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। ध्यान रखेंगे इस बात को आप लोग कि फीमेल में इस एग का फॉर्मेशन प्यूबर्टी के टाइम से लेकर मात्र 45 से 50 साल तक ही होता है, उसके बाद फिर एग का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि जो महिलाएं 50 साल या 55 साल की हैं वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि एग का ही फॉर्मेशन नहीं होगा, तो नहीं दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इन फीमेल देयर इज सेपरेट ओपनिंग फॉर यूरिन एंड एग्स टू पास आउट ऑफ द बॉडी, लेकिन फीमेल में एक बार ये भी आपको याद रखना है पॉइंट कि फीमेल में यूरिन पास होने के लिए और एग का पास होने के लिए दोनों के लिए पैसेज अलग अलग है, ठीक है। लेकिन मेल में ऐसा था क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेल में स्पर्म और यूरिन दोनों के पास होने के लिए कॉमन पैसेज होता है, यानी कि कॉमन रास्ता होता है, एक ही रास्ता होता है। लेकिन फीमेल में एग और यूरिन दोनों के पास होने के लिए अलग अलग रास्ता होता है। कोई दिक्कत है इसमें? इस तरीके से आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हुआ। अब तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, तो यहाँ पे ना, हालांकि आपने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन यहाँ पे आपने एक स्पेशल और टिश्यू के बारे में पढ़ा जो कि था हमारा प्लासेंटा। तो प्लासेंटा के बारे में ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। तो प्लासेंटा के बारे में आप यहाँ पे से लेके इस पॉइंट से लेकर आप इस पॉइंट तक लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्लासेंटा का, यानी कि 1 2 3 4 पॉइंट में आप प्लासेंटा को लिख दीजिएगा, तो आपका ये प्लासेंटा का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होगा जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होगा? फर्टिलाइज मतलब क्या होगा जब हमारा एग स्पर्म के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर। टॉपिक का नाम है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे पहला। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इस चैप्टर का ये सबसे लास्ट टॉपिक है। मतलब आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से समझते चलेंगे, 2 ही टॉपिक हमारा बचा हुआ है, दोनों को बेहतर तरीके से समझ लेंगे। इसके बाद फिर ये हमारा हैप्पी, मतलब बहुत ही हैप्पी एंडिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखा जाए, सबसे पहला टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। इसका मतलब क्या, वो बहुत ही ध्यान से समझिए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा, पिछले वाले क्लास में जो आपने पढ़ा ना, थोड़ा सा आपको हम रिवाइज करवाते हैं, तभी जाके आप इसको समझ पाओगे। देखो, आपको पता है कि फीमेल के अंदर ओवरीज प्रोड्यूस करता है एग, हर मंथ 1 एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसी प्रकार से टेस्टिस होता है मेल में, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जान चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हमारा एग स्पर्म के साथ मिलता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब जब हमारा एग स्पर्म के साथ मिलेगा, इसको हम लोग बायोलॉजी के टर्म में कहते हैं फ्यूज करेगा। फ्यूज का मतलब आपस में मिलना, तो वो हमारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन। लेकिन क्या होगा, मान लीजिए कि क्या होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी कि क्या होगा जब एग को स्पर्म नहीं मिला, उस समय पे क्या होगा, वही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में आप क्या पढ़ने वाले हैं? इस टॉपिक में आप ये पढ़ने वाले हैं कि उस एग के साथ जो कि ओवरीज से रिलीज होगा, उस एग के साथ क्या होगा यदि उसको स्पर्म नहीं मिलेगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी कि क्या होगा जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होगा। सिंपल सा कहने का मतलब है कि क्या होगा जब एग के साथ स्पर्म नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। दी ओवरी रिलीजेज 1 एग एवरी मंथ। ये हम लोगों को पता है कि ओवरीज जो है वो हर मंथ 1 एग रिलीज करता है, ये हम लोगों को पता है। आगे, द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। अच्छा, कल आपने पढ़ा था कि यूट्रस का लाइनिंग जो होता है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट के साथ साथ बहुत ही स्पंजी होता है, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस के वॉल में ही बेसिकली हमारा होता है।
तो यूट्रस अपने आपके लेयर को हर मंथ प्रिपेयर करता है। मतलब ये हो गया कि यूट्रस का जो वो यूट्रस का जो वॉल है वो हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि वो अपने आप को हर मंथ स्पंजी बनाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाता है हर मंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Thus the lining of uterus becomes thick and spongy। मतलब ये हो गया कि हर मंथ, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला टॉपिक है। मतलब ये होगा कि ओवरी हर मंथ 1 एग रिलीज करता है, ठीक है, लेकिन हमको ये भी पता है कि जब हमारा एग स्पर्म के साथ मिल जाता है तो वो नीचे लुढ़कते लुढ़कते आता है यूट्रस के वॉल पे, और वहीं पे वो चिपक जाता है और फिर वहीं पे बेबी का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। लेकिन मान लीजिए कि एग हमारा रिलीज तो हुआ लेकिन उसको स्पर्म मिला ही नहीं, तो क्या होगा उस केस में? होता क्या है ना, अब इसे समझिए बहुत ध्यान से। यूट्रस का जो वॉल है, जो डायग्राम कल आपने देखा था, आप अपने एनसीईआरटी बुक के डायग्राम में भी देख सकते हैं। यूट्रस का वॉल अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करने का मतलब है कि वो हर मंथ अपने आप को स्पंजी और थोड़ा सा थिक यानी कि सॉफ्ट बना लेता है अपने आप को। अपने आप ही होता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आगे, दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। ऐसा क्यों होता है पता है? यानी कि यूट्रस का वॉल हर मंथ स्पंजी या फिर हमारा सॉफ्ट क्यों होता है पता है? इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कि एग हमारा स्पर्म के साथ मिल गया तो बेबी का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। तो बेबी का डेवलपमेंट चालू होने के लिए कैसा आपको माहौल चाहिए? बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी और बहुत ही मुलायम वाला जगह चाहिए। इसीलिए यूट्रस का जो लाइनिंग है, यूट्रस का जो वॉल है, वो हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है। मतलब ये हो गया कि वो हर मंथ अपने आप को स्पंजी और सॉफ्ट बना लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। मान लीजिए कि ओवरी से एग हमारा रिलीज हुआ लेकिन उसको स्पर्म मिला ही नहीं, तो इस केस में ओविडक्ट के अंदर यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमारा एग 1 दिन के लिए जिंदा रहता है बस। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि उसको स्पर्म नहीं मिला तो वो मात्र 1 दिन के लिए जिंदा रहेगा। उसके बाद देन द थिक एंड स्पंजी लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अब बताइए, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताइएगा। ठीक है, मतलब यूट्रस का वॉल जो बेसिकली लाइनिंग है उसका, वो प्रिपेयर अपने आप को इसलिए करता है ताकि वहां पे बेबी का डेवलपमेंट हो सके। और बेबी का डेवलपमेंट तब होगा जब एग का मिलना स्पर्म के साथ होगा। लेकिन यहाँ पे एग तो स्पर्म के साथ मिला ही नहीं, तो क्या उस लाइनिंग का कोई जरूरत है? अब उस लाइनिंग का कोई जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए कि यूट्रस का जो वॉल है यानी कि जो उसका लाइनिंग है, अपने आप को हर मंथ इसलिए प्रिपेयर करता है ताकि यदि स्पर्म एग के साथ मिले तो वहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट हो और अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन यहाँ पे हमारा एग के साथ स्पर्म मिला ही नहीं, यानी कि बेबी का डेवलपमेंट चालू ही नहीं हुआ, तो क्या उस लाइनिंग का अब कोई ज़रूरत रहा? यूट्रस के लाइनिंग का यानी कि यूट्रस के वॉल का, स्पंजी वॉल का कोई ज़रूरत रहा? अब कोई ज़रूरत नहीं रहा। तो इसके लिए क्या होता है, सो द थिक एंड स्पंजी लाइनिंग, यहाँ पे लाइनिंग कर लीजिएगा, लास्ट में जी लगा लीजिएगा, लाइनिंग ऑफ यूट्रस स्लोली ब्रेक्स डाउन एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो अब जब उस लाइनिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं रहा तो वो धीरे धीरे लाइनिंग ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद वो वजाइना के थ्रू ब्लड के रूप में वो हमारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। ब्लड और म्यूकस, म्यूकस का मतलब सिंपल सा चिपचिपाहटपन के साथ वो हमारे वजाइना से बाहर निकल जाता है। ये हमारा जो लाइनिंग है वो ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे एग स्पर्म के साथ नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। यदि फर्टिलाइजेशन होता तो बेबी का डेवलपमेंट चालू हो जाता और वो लाइनिंग आपका कभी ब्रेक नहीं करता। कोई दिक्कत इसमें? तो वहाँ पे स्पर्म के साथ हमारा एग नहीं मिला, इसीलिए उस लाइनिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसीलिए वो लाइनिंग हमारा ब्रेक हो जाता है और वो ब्लड के रूप में फिर हमारे बॉडी से यानी कि वजाइना से बाहर निकलता है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस एवरी मंथ एंड इज नॉन एज मेंस्ट्रुएशन। और इस प्रकार का जो साइकिल है ये हर मंथ चलता रहता है, इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कह देते हैं। और आम भाषा में हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में बोले तो मंथली पीरियड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। आगे, मेंस्ट्रुएशन यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 डेज। और मेंस्ट्रुएशन जो है एक्चुअली 2 दिन से लेकर 8 डेज, मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम यदि बात करें तो 8 डेज तक ये रहता है। ये बेसिकली फीमेल में ये प्रोसेस चलता है। इसीलिए हमने आपको कहा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा अब मेरे हिसाब से। कोई दिक्कत इसमें? तो इस टॉपिक में मैंने बेसिकली ये कहा था कि क्या होगा जब एग स्पर्म के साथ नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा ये होता है कि यदि हमारा एग स्पर्म के साथ नहीं मिला तो सिंपल सा जो यूट्रस का स्पंजी वाला लाइनिंग होता है
वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद यानी कि एग जो रिलीज हुआ वो एक दिन के लिए रहता है, फैलोपियन ट्यूब में एक दिन के लिए रहता है। लेकिन यदि उस एग को एक दिन के अंदर यदि कोई स्पर्म नहीं मिला तो वो अपने यूट्रस के लाइनिंग को ब्रेक कर लेता है और वो ब्लड के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में मंथली पीरियड भी कहते हैं। और ये नॉर्मली 2 से 8 दिन तक रहता है, और ये हर मंथ हमारा होता है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिला था? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से नेचर के द्वारा हम लोगों का जिस तरीके से बॉडी डिजाइन किया उस तरीके से हम लोग जी रहे हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखो एक ना यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग क्या पढ़ने वाले। देखिए यहाँ पे ना बहुत ही कॉमन सा चीज़ आपको बताते हैं। जैसे जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, यानी कि जब हम लोग सियाने हो रहे होते हैं, चाहे वो मतलब चाहे वो मेल हो फीमेल हो या फिर बॉय गर्ल जो भी हो, मतलब जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, यानी कि जब हम लोग 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन सभी उम्र में हम लोग जब होते हैं तो हमारे बॉडी में ना अलग अलग प्रकार के चेंजेज आते हैं, ये आपको पता है। जैसे मतलब इतने इस प्रकार के चेंजेज हैं कि आप बेसिकली एक लड़का और लड़की को सामने खड़ा कर दो तो देख के बताया जा सकता है कि हाँ ये लड़का और ये लड़की है। मतलब ये हो गया कि बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाता है, किसी लड़के का भारी हो जाता है, लड़कियों का थोड़ा सुरीला हो जाता है। तो बेसिकली कहने का मेरा मकसद ये है कि जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में तमाम प्रकार के बदलाव आते हैं, ठीक है। लेकिन इस बदलाव में ना एक बहुत ही जो कॉमन चीज़ है वो हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि हम लोगों को अपना हेल्थ ठीक तरीके से देखना पड़ेगा। वो भी कैसा हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब ये हो गया कि सिंपल सा वो हमारे बॉडी पार्ट का मतलब हमारे बॉडी का वो ऑर्गन जो कि बेसिकली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसका हेल्दी होना कंपलसरी है, वही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक आपका होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें आप पढ़ोगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में STD कहते हैं। तो STD स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। अब ये होता क्या, देखो the diseases which are spread by sexual contact with an infected person are called sexually transmitted diseases। देखो जब हम लोग सेक्सुअली कांटेक्ट मतलब कि सेक्सुअली जब हम लोग कांटेक्ट में आते हैं एक मेल और एक फीमेल, तो कई बार ऐसा होता है ना कि दोनों पार्टनर में से यदि कोई एक बीमार पार्टनर है तो उसका बीमारी एक जो हमारा हेल्दी पार्टनर है उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसी बीमारी को हम लोग नाम दे देते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। तो ये कब होता है? सिंपल सा है, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान होगा, पहला बात। दूसरा बात, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है, तो इस बीमारी को हम लोग कहते हैं STD। और ये नॉर्मल है, बहुत जल्दी ये हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, इससे बचने का तरीका भी हमारे पास है आगे। Thus, a healthy person can get STD by making sexual contact with an infected person। तो इस तरीके से क्या होगा, जो एक हेल्दी पर्सन है उसको भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगा जब वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक दूसरे के साथ वो बेसिकली रिप्रोडक्शन के पर्पज के लिए जब आपस में मिलते हैं तो ये बीमारी फैल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आर गोनोरिया, सिफिलिस, वॉर्ट्स एंड HIV एड्स। इसमें जो सबसे कॉमन है वो आपका HIV एड्स, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मतलब कुछ ऐसे कॉमन बीमारी जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान आते हैं, वो बीमारी आपका पहला गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, वॉर्ट्स हो गया, और जो सबसे कॉमन है जो कि आपने लगभग सुना होगा HIV एड्स, ठीक है। ये कुछ ऐसी बीमारी हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान आता है एक इनफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HIV एड्स स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये पूरा इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो HIV हमारा स्टैंड करता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स हमारा स्टैंड करता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गोनोरिया एंड सिफिलिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि जब आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बेसिकली जब सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आप आते हैं दो पार्टनर मेल और फीमेल, तो उस समय पे बैक्टीरिया के थ्रू जो बीमारी फैलता है वो होता है हमारा गोनोरिया और सिफिलिस, ठीक है। लेकिन जो आपका वॉर्ट्स है या फिर जो आपका HIV एड्स है ये हमारा फैलता है वायरस के थ्रू जब आप सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि गोनोरिया और सिफिलिस किस वजह से होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, और वॉर्ट्स और HIV एड्स होता है हमारे वायरस की वजह से। लेकिन ये तब होगा जब आप सेक्सुअली कांटेक्ट में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन देखो क्या समस्या है जो इसका समाधान नहीं होगा क्या?
बिल्कुल समाधान होगा। मतलब ये हो गया कि हमारे पास ऐसे कुछ और भी तौर तरीके हैं जिससे हम लोग इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, अब इसको भाई थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर भाई इन सभी चीज़ों से कैसे बचा जाता है। एक और जो यहाँ पे हम लोगों को एक नॉर्मल चीज़ पढ़ना है वो है आपका कॉन्ट्रासेप्शन। ये क्या होता है देखो, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वोमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। प्रेगनेंसी का मतलब जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी को रोकने का भी तरीका हमारे पास है। मतलब सिंपल सा ये हो गया कि प्रेगनेंसी को भी रोकने का तरीका हमारे पास है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन का सिंपल सा मतलब हो गया प्रेगनेंसी को रोकना, वही हमारा कहलाता है कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फिर क्या होता है देखो, एक होता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब हो गया सिंपल सा प्रेगनेंसी को रोक देना, वो हमारा कॉन्ट्रासेप्शन कहलाएगा। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है कि वो डिवाइस या फिर वो दवाई, वो केमिकल जिसके थ्रू प्रेगनेंसी को रोका जाए उसको हम लोग कह देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी डिवाइस और केमिकल, केमिकल मतलब ड्रग, ड्रग का मतलब दवाई। ठीक है, तो एनी डिवाइस या फिर कोई भी दवाई विच प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी इन वोमेन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो जो केमिकल, जो डिवाइस प्रेगनेंसी को रोक दे महिलाओं के बॉडी के अंदर, उसको हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव कह देते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्शन का सिंपल सा मतलब हो गया प्रेगनेंसी को रोकना, कॉन्ट्रासेप्शन, और जिस डिवाइस, जिस केमिकल से आप रोकोगे उसको हम लोग कह देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There are many ways through which we can prevent pregnancy in women which are as follows। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे तौर तरीके हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग महिलाओं में प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो इसको बेसिकली हम लोग 4 मेथड में डिवाइड कर लेंगे। पहला है आपका बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, तीसरा है कॉपर टी मेथड, और चौथा आपका है सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि देखो, जब भी एग्जाम में आपसे पूछे 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आए कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, तो आप केवल इन चारों पॉइंट के बारे में लिख दीजिएगा, इसके बारे में मेंशन मत कीजिएगा। लेकिन जब सवाल आपका 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में आ जाए तो इन सभी के बारे में 1 लाइन, 2 लाइन इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। लेकिन उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो प्रेगनेंसी को रोकने का हमारे पास 4 तरीका है, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, फिर से कॉपर टी मेथड और आपका सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो इसके के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या देखो, इन बैरियर मेथड द फिजिकल डिवाइसेस सच एज कॉन्डम्स एंड डायफ्राम, डायफ्राम को हम लोग शॉर्ट में कैप भी कहते हैं, आर यूज्ड। यानी कि बैरियर मेथड में हमारे पास 2 फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल डिवाइस मतलब जिसको आप बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, वो आपका कॉन्डम, बेसिकली आपके बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून जैसा होता है आपका। दूसरा आपका डायफ्राम, डायफ्राम सिंपल सा कैप जैसा होता है, ठेपी जैसा, जिसको हम लोग कह सकते हैं आम भाषा में। इसका हम लोग इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। कॉन्डम्स आर यूज्ड बाय मेल्स बाय पुटिंग दैम एज अ कवरिंग ऑन द पेनिस। यानी कि मेल बेसिकली कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं अपने पेनिस को कवर करने के लिए, ताकि स्पर्म हमारा बाहर यानी कि वजाइना में रिलीज ना हो सके। ठीक है, ये हो गया हमारे मेल के बारे में। और एक चीज़ हमारे और हमारे पास एक और था डायफ्राम, जिसको हम लोग कैप कहते हैं, उसका बेसिकली इस्तेमाल फीमेल करती है। यानी कि डायफ्राम, जिसको हम लोग कैप भी कहते हैं, इज यूज्ड बाय फीमेल्स बाय पुटिंग इट इन द वजाइना टू कवर द सर्विक्स। ये बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि सर्विक्स को कवर करने के लिए, मतलब सर्विक्स के रास्ते से ही हमारा स्पर्म बॉडी में जा पाता है, यूट्रस के अंदर जा पाता है। तो वहाँ पे बेसिकली डायफ्राम हो गया या फिर कैप हो गया, जिसका इस्तेमाल किया जाए फीमेल के द्वारा, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। इसका सिंपल सा मतलब है ना, देखो नाम से पता चल रहा है आपको, बैरियर मतलब सिंपल सा आप उसको बेसिकली रोक दो, मतलब कि स्पर्म को एक से मिलने मत दो, क्योंकि यदि मिल गया तो फिर आपका रिप्रोडक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा है, कॉन्डम एंड डायफ्राम प्रिवेंट द स्पर्म्स फ्रॉम मीटिंग द एग बाय एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन देम। तो यहाँ पे दोनों का काम क्या है, सिंपल सा, दोनों का काम सिंपल सा ये है कि दोनों, जैसे कॉन्डम स्पर्म को रोकता है और डायफ्राम आपका सिंपल सा एग को रोकता है, तो दोनों बेसिकली एक दूसरे सेक्स सेल को रोकता है, जिसके वजह से आपस में मिल नहीं पाता है और यहाँ पे फिर हमारा रिप्रोडक्शन चालू नहीं हो पाता है। इससे क्या हो गया, प्रेगनेंसी आपका रुक गया। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड था। एक बात और बताइए, चलो आपको बता ही देते हैं पहले। एन इंपॉर्टेंट बेनिफिट इन द यूज ऑफ कॉन्डम इज दैट इट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अच्छा एक बात बताइए, ये जो हम लोग यहाँ पे फिजिकल डिवाइस जैसे कॉन्डम और डायफ्राम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या केवल इससे प्रेगनेंसी को ही रोका जा सकता है क्या? प्रेगनेंसी तो इसे रोक ही सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या इससे फैलने वाले बीमारी नहीं रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रोक सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भी एक्चुअली ये सलाह देते हैं कि जब भी आप सेक्सुअल कांटेक्ट में आए, 2 पार्टनर मेल और फीमेल, तो बेसिकली आप इन दोनों में से किसी एक चीज़ का आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इससे दोनों से आप मतलब कि आप बचे रहेंगे, आपको बीमारी भी नहीं होगा और आपका मतलब कि आप प्रेग्नेंट भी नहीं होंगे। इस तरीके से ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया हमारा बैरियर मेथड।
अगला है आपका केमिकल मेथड, वेरी सिंपल। देखा जाए इसमें क्या है, नाम से मालूम चल रहा है केमिकल मतलब ड्रग, और ड्रग का मतलब आप ये लोग यहाँ पे वो मत समझिएगा जो कि एक नशीला पदार्थ होता है। ड्रग का मतलब सिंपल सा कभी कभार नहीं, ड्रग का मतलब एक्चुअली में हमारा दवाई ही होता है, ठीक है। आगे, इन केमिकल मेथड्स द फीमेल्स यूज टू टाइप्स ऑफ पिल्स, ऑरल पिल्स एंड वजाइनल पिल्स विच आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स। देखो, केमिकल मेथड में बेसिकली हमारे पास दो प्रकार के पिल्स आते हैं, पिल्स मतलब गोली आता है, और वो गोली बेसिकली वुमेन इस्तेमाल करती हैं। उस गोली दो प्रकार की गोली है, पहला आपका ऑरल पिल और दूसरा आपका वजाइनल पिल। और ये पिल्स बेसिकली जो है ना दवाई होता है, छोटा सा टैबलेट होता है, ये हमारे मतलब फीमेल ये इस्तेमाल करती है, ठीक है। लेकिन कितने प्रकार के पिल्स? दो प्रकार के, ऑरल पिल और वजाइनल पिल। और ये बेसिकली दवाई होता है, गोली होता है, जो कि फीमेल इस्तेमाल करती हैं। आगे, जैसे नाम से मालूम चल रहा है ना, ऑरल पिल जो कि पानी के साथ घोटते होंगे, और वजाइनल पिल जो कि बिल्कुल वजाइना में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा यह जा रहा है कि द ऑरल पिल्स कंटेन हॉर्मोन्स विच स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग एग्स इनटू द ओविडक्ट। ऑरल पिल का सिंपल से यहाँ पे काम ये है कि पानी के थ्रू आप इसको घोटते हो, जैसे हम नॉर्मल दवाई खाते हैं ना सर्दी बुखार का, उस तरीके से आप ऑरल पिल को घोटते हो। और ये ऑरल पिल बेसिकली करता है क्या पता है? ये ऑरल पिल एक्चुअली में हार्मोन कंटेन करता है, और ये हार्मोन ओवरेज को सजेशन देता है कि भैया आपको एग प्रोड्यूस नहीं करना है। मतलब ये हो गया कि ऑरल पिल जैसे हम नॉर्मली दवाई खाते हैं उस तरीके से आप पी लो उसको, मतलब घोट लो। और ये ऑरल पिल में बेसिकली हमारा हार्मोन होता है, वो हार्मोन ओवरेज को जाके सजेशन देता है, ऑर्डर देता है कि आपको एग रिलीज नहीं करना है ओविडक्ट में, तो वो करता ही नहीं है। आप खुद सोचो, जब एग रिलीज हमारा हुआ ही नहीं तो क्या यहाँ पे रिप्रोडक्शन चालू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इससे हमारा प्रेगनेंसी रुक गया मतलब, ठीक है। आगे, However, oral pills can cause side effects too, लेकिन ऑरल पिल्स का साइड इफेक्ट भी होता है। इसका सबसे बड़ा हानि ये है ना कि आपके ये बॉडी को बहुत ही कमज़ोर बना देता है। मतलब ये हो गया कि ऑरल पिल ठीक है, प्रेगनेंसी से रोका जा सकता है, अच्छी बात है, लेकिन ये आपके बॉडी को बहुत ही कमज़ोर बना देता है, क्योंकि एक्चुअली कुछ भी है तो केमिकल ही तो है ना ये आपका, तो ये आपके बॉडी को बेसिकली हानि पहुंचाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द वजाइनल पिल्स कंटेन द केमिकल्स कॉल्ड स्पर्मिसाइड्स विच किल द स्पर्म्स। और वजाइनल पिल्स का सिंपल सा काम है कि आप इस पिल्स को यानी कि इस टैबलेट को सिंपल से अपने वजाइना में आप रखते हो, और ये वजाइनल पिल्स करता ये है कि आपके वजाइना में जो स्पर्म रहेगा उस स्पर्म को ये मार देता है। अब जब स्पर्म ही आपका मर गया, डेथ हो गया स्पर्म का, तो वो कभी भी एग के साथ मिल नहीं पाएगा, और जब मिलेगा ही नहीं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बना तो फोइटस नहीं बनेगा, और फोइटस नहीं बनेगा तो बेबी का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी रुक जाता है इसके बाद। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा केमिकल मेथड। अगला है आपका कॉपर टी मेथड। अच्छा, कॉपर टी मेथड को ना बताने से पहले हम आपको बोलेंगे कि आप अपने बुक को खोलो जरा एक बार, और बुक में आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को देखो जल्दी से। क्या वहां पे यूटरस का जो शेप है क्या वो टी के शेप का है? बिल्कुल, दो बगल में आपका ओविडक्ट है यानी कि फैलोपियन ट्यूब है, और वो दोनों आके हमारे यूटरस में जाके ओपन हो जा रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यूटरस जो है ना वो टी शेप का है, कैपिटल टी शेप का है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कॉपर टी मेथड में कि आखिर ये होता है क्या। देखो, कॉपर टी इज अ डिवाइस विच इज प्लेस्ड इनसाइड द यूटरस ऑफ अ वुमन बाय अ डॉक्टर और अ ट्रेन्ड नर्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए डॉक्टर, या ये आम कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हाईली ट्रेंड नर्स चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली फीमेल के यूटरस में, चूंकि यूटरस हमारे टी शेप का होता है, तो वहाँ पे एक डिवाइस लगाते हैं, वो डिवाइस भी टी शेप का ही होता है, और वो लगाते हैं और उसको फिट कर देते हैं, और उस तरीके से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। जब वो वहाँ पर आप कॉपर टी फिट कर देते हो ना, तो स्पर्म एग से नहीं मिल पाता और एग स्पर्म से नहीं मिल पाता, तो इस तरीके से हमारा कॉपर टी काम करता है। लेकिन आप खुद सोचो, आप अपने यूटरस में एक डिवाइस फिट कर रहे हो तो क्या उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो वही अगला पॉइंट लिखा गया कि हाउएवर कॉपर टी कैन कॉज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूटरस। चूंकि ये डिवाइस है तो यूटरस में बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसके वजह से इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी रुक जाता है, सही बात है, लेकिन इससे इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, ठीक है। आपके यूटरस बेसिकली यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यूटरस यदि आपका डैमेज हो गया तो हो सकता है फ्यूचर में आप बेबी को जन्म ना दे पाओ, इसीलिए कभी भी इस प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सर्जिकल मेथड, ये सबसे आसान है सर्जिकल मेथड। अच्छा, एक बार बताइए, चलिए सबसे एग्जाम्पल, सबसे कॉमन, चूंकि आपने पढ़ लिया है तो अब हम आपसे पूछ सकते हैं। देखो, मेल में
स्पर्म टेस्टिस से बाहर जो निकलता है वो किस पाथ से निकलता है? वॉश डिफरेंस से। तो यदि हम मेल में वॉश डिफरेंस को ब्लॉक कर दे तो क्या स्पर्म बाहर निकल पाएगा? कभी नहीं। उसी प्रकार से फीमेल में बताइए, फीमेल में ओवरीज से जो एग हमारा बाहर निकलता है वो किसके थ्रू? फेलोपियन ट्यूब के थ्रू। तो क्या यदि हम फेलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर दे तो क्या एग बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल सा सर्जिकल मेथड। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना, आम भाषा में कहते हैं, जैसे हम लोगों के आम इंडियन सोसाइटी में क्या बात होता है, ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन कराने का सिंपल सा मतलब है महिलाओं के अंदर कि उसके फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, और ये हम लोग नहीं कर सकते, वो डॉक्टर करते हैं ऑपरेशन करके। उसी प्रकार से मेल में भी होता है, कहते हैं ना नसबंदी कर दो इसका। नसबंदी का मतलब है कि उसके वॉश डिफरेंस को बेसिकली ब्लॉक कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो वही हमारा है सर्जिकल मेथड। तो वही इसमें लिखा गया है कि इन मेल इफ द वॉश डिफरेंस इज ब्लॉक्ड द स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। यदि वॉश डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाए तो वो हमारा स्पर्म बाहर नहीं आ पाएगा, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं नसबंदी कर देना। उसी प्रकार से फीमेल में भी है, इन फीमेल इफ द फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक द एग ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। यानी कि फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन करना, तो यदि वो कर दिया जाए तो फेलोपियन ट्यूब से हमारा एग बाहर ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। क्या इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग प्रकार के मेथड को इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। अब तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे आपने इतना कुछ पढ़ा, जैसे सर्जिकल मेथड में दिक्कत ये है कि आपको इसमें ऑपरेशन कराना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें नुकसान होने का संभावना है। ठीक है, कॉपर टी मेथड में आपने पढ़ा कि इसका साइड इफेक्ट भी है। ठीक है, केमिकल मेथड में आपने ये पढ़ा कि पील्स जो है, चाहे वो आप वजाइनल पील लो चाहे आप ऑरल पील लो, दोनों का साइड इफेक्ट है। ऑब्वियस बात भाई, कुछ भी तो केमिकल ही है। तो बताइए सबसे सेफेस्ट मेथड बीमारी को रोकने का भी और प्रेगनेंसी को रोकने का भी कौन सा हुआ? बैरियर मेथड, बिल्कुल, जिसमें आप कॉन्डम और डायफ्राम का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हर डॉक्टर कोई सजेशन दे ना दे, लेकिन ये सजेशन वो जरूर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने, हाँ एक बात और, ऑनलाइन वाले बच्चे, ये चैप्टर बहुत ही हमारा मतलब हम लोगों ने अच्छी तरीके से इसको समझा। जहाँ पे डायग्राम का जरूरत पड़ा हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू भी समझा। मेरे हिसाब से अब आपको भी समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। लेकिन हाँ, हम ये भी मान के चल रहे हैं कि इस चैप्टर का नोट्स आप वीडियो को पॉज करके या फिर बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर आप लगातार लिख भी रहे होंगे, क्योंकि नोट से बहुत ज़्यादा आपका फायदा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मिलेंगे हम लोग अपने, कुछ भी कमेंट रहा होगा तो आप लोग बिल्कुल डाउट रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगले वाले क्लास में मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ और एक नए चैप्टर के शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।